अप्लाई किए। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या थे मेरे इसके एग्ज़ाम की। 13 दिन बाद रिजल्ट आया, फंड इतने आपको शो करने पड़ेंगे, फाइल रिफ्यूज़ल होने के चांसेस, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसका आप खासकर ध्यान रखो। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो गाइज मेरा नाम है अभय, और अगर आप अभी चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कंटेंट आने वाला है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। और इंडिया में भी अगर एंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए देख रहे हो तो भाई अभी जाके सब्सक्राइब करो ताकि आप मेरी फैमिली का पार्ट बनो। तो चलो बैक टू द टॉपिक। तो गाइज आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना। और ये मेरी कहानी है पूरी वीज़ा की। ठीक है, कैसे आपने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो सबको पता ही होगा कि मेरी 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं, विद इन अ सेकेंड वीज़ा आया था। फाइल लॉन्च हुई थी, अपलोड हुई थी पोर्टल पे गवर्नमेंट के, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के। तो और हाथों हाथ मेरा वीज़ा आया था। मगर उस हाथों हाथ के पीछे मेरी कितनी तैयारी थी, मेरी पूरी फाइलिंग प्रोसेस कितना क्लीन था, जो मेरा हाथों हाथ वीज़ा आया वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्योंकि सारे पॉइंट मैं कवर करूँगा जिससे कि आपको पता चले कि फाइल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जो आपको कवर करनी है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आने। क्योंकि अब रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो गलती से भी ऐसी कोई गलती मत करना जिससे आपका रिफ्यूज़ल आ जाए। आजकल बच्चों के मेरे को बहुत मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमारा रिफ्यूज़ल आ गया, रिफ्यूज़ल आ गया। तो भाई रिफ्यूज़ल की बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि अगर रिफ्यूज़ल आ गया तो एक करियर पे बात है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं बात करना कि मेरा क्या प्रोसेस था। गाइज अपने चलते हैं अंदर, अंदर जाके बैठ के तसल्ली से बात करते हैं। सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने कब प्रोसेस स्टार्ट किया था, कब मैंने सोचा कि मेरे को अब्रॉड आना है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर की बात है, अभी 2023 चल रहा है। 2022 में मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ से अब्रॉड की तैयारी करनी है। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन की थी 2022 में, स्टार्टिंग में पूरी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं जॉब करने लगा था, तो मेरा जॉब एक्सपीरियंस भी काउंट हुआ। और फिर आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे। सबसे पहले मैंने दी आइल्स। ठीक है, आइल्स मैंने दी, मैंने आइल्स की तैयारी की 10-15 दिन। ठीक है, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया मैंने फरवरी में। ठीक है, 12 फरवरी कुछ ऐसी मेरी डेट थी आइल्स के एग्ज़ाम की। 13 दिन बाद रिजल्ट आया, मेरे 7.5 और 7 आए थे, टोटल ओवरऑल 7.5 बैंड आए थे। ठीक है, फिर मैंने अप्लाई की भाई, अपने फाइल, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या थे मेरे। जैसे मैं आ रहा था मास्टर्स के लिए। ठीक है, 12th वालों के लिए बहुत इजी प्रोसेस है, मास्टर्स वालों के लिए थोड़े हार्ड है। क्योंकि मास्टर्स में आपको एक तो मास्टर पूरी गैप जितने भी आपने किया उसके बाद अगर आपने कुछ किया नहीं तो उसका गैप शो करना ज़रूरी है अगर आपने जॉब नहीं की। 12th के बाद आ रहे हो तो सिंपल फंडा है, 12th तक के डॉक्यूमेंट्स, जो बेसिक डॉक्यूमेंट जीटी के लिए चाहिए वो सब, और वो मैं सब आपको बताता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या लगे मास्टर्स के लिए। सबसे पहले मेरा भाई 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद लगाता तो मेरा डायरेक्ट लग जाता, बट क्या है कि फिर उसके बाद देखो भाई कितने जॉब की वो चल रही है। अभी मेरे को मैसेज आ गया नो शिफ्ट टुमारो, तो ये भी एक चीज़ चल रही है यहाँ पे दिक्कत। खैर ये सब बात नहीं है, बाद में करेंगे, ध्यान डाइवर्ट करने वाली बात है। ठीक है, तो क्या रहता है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। फिर आता है अपना उस ग्रेजुएशन के बाद अगर मैं डायरेक्ट फाइल लगा रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ। अगर उसके बीच में मैंने 1-2 महीने के बाद भी अगर उससे ज़्यादा गैप एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर अगर उसके बाद मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को गैप दिखाना पड़ेगा, गैप में फाइल रिफ्यूज़ल होने के चांस है। तो फिर मैंने जॉब की थी, लकली अमेज़ॉन नॉर्थ अमेरिका में मैंने जॉब की थी, तो वो मेरा पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस गया। ठीक है, उससे बहुत मेरा फाइल को फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो एक MNC इंटरनेशनल अमेज़ॉन और नंबर 1 पे, आप सबको पता है कि अमेज़ॉन नंबर 1 पे है, तो उस चीज़ का मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। और GT के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जैसे फ़ंड्स चाहिए थे, है ना, फ़ंड्स मैंने अपने अकाउंट में शो करे। ठीक है, मेरे पापा के अकाउंट में शो किए। बेसिकली मम्मी पापा के अकाउंट में शो कर सकते हो, अराउंड आपको शो करने पड़ेंगे 15 से 20 लाख के बीच में। ठीक है, फंड इतने आपको शो करने पड़ेंगे। इनकम सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा पापा का, अपना ITR शो करना पड़ेगा, पापा मम्मी का ITR शो करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आपका GT प्रोसेस होगा। GT में आपके 1-2 हफ्ते लग जाएंगे अगर सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन पॉइंट है। ठीक है,
सिंपल सारे डॉक्यूमेंट सिंपल ही है, ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, बस ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपका ध्यान रखना है। ITR पूरा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, जितनी अमाउंट होती है उतनी होनी चाहिए, कम पीछे होगी तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। इनकम सर्टिफिकेट में अगर 10 लाख की रिक्वायरमेंट है तो 10 लाख से ऊपर की इनकम दिखानी पड़ेगी, अगर उससे नीचे दिखाओगे उसका भी इफेक्ट आपकी फाइल पे पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखो। फिर मेरा GT प्रोसेस हो गया, मैंने GT अप्लाई किया। मैंने अप्लाई किया था 2 यूनिवर्सिटी में, डेकिन यूनिवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी, ठीक है। डेकिन से मेरे को बहुत लेट रिप्लाई आ रहा था, उस टाइम पे कोविड के बाद से बहुत स्लो प्रोसेस था। अभी तो बहुत जल्दी वीज़े आ रहे हैं, मेरे टाइम पे इतना स्लो था कि मेरे को ऑफर लेटर आने में 3 महीने लगे। आप ये सोच सकते हो मैं कितना फ्रस्ट्रेट, कितना मतलब एंग्जाइटी लेवल, मेरा दिमाग खराब हो गया होगा कि मैं फैब में आइल्स करके बैठा हूँ, ठीक है, और मेरा ऑफर लेटर ही नहीं आ रहा। मार्च, जून, अप्रैल, मई, जुलाई, भाई जुलाई में मेरे को ऑफर लेटर आया लिटरली। और जुलाई इनटेक के लिए करना था, फिर मेरा दिमाग का, मैं जुलाई में आ नहीं सकता क्योंकि फिर मेरी GT ऑफर लेटर आया, उसके बाद GT के लिए अप्लाई करना था। फिर मैंने क्या किया, डेफर किया, दोनों ही यूनिवर्सिटी में डेफर किया। डेकिन का मेरे को मिल रहा था नवंबर इनटेक, मोनाश का मिल रहा था मेरे को फरवरी इनटेक, ठीक है। मगर फिर मैं डेकिन में किया क्योंकि डेकिन की फ़ीस कम थी। मगर डेकिन वालों ने क्या किया, मेरा इंटरव्यू फेल कर दिया, जबकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था क्लियर होगा। बट फॉर नो रीज़न वो किसी का भी इंटरव्यू क्लियर कर देते थे, किसी का भी। मैं चाहता दोबारा कर सकता था, बट वही टाइम इशू, अगर मैं जॉब छोड़ चुका था कि अब यार जॉब, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, ये आइडिया लगा के मैंने कहा अब जाना ही है बाहर तो जॉब छोड़ देता हूँ, थोड़ा हेडेक नहीं लेंगे, आसान से करेंगे। तो अब जॉब छोड़ दी थी। फिर और दिक्कत होने लगी मेरे को कि यार जॉब भी नहीं कर रहा, गैप बढ़ रहा है। फिर 1 महीने बाद मैंने दोबारा जॉब ज्वाइन करी EXL कंपनी में, नोएडा में, कि यार ये पता नहीं क्या हो। तो फिर मैंने नई कंपनी ज्वाइन की, साथ साथ प्रोसेस चलता रहा। जुलाई में आया, फिर 5 जुलाई को मेरा ऑफर लेटर आया मोनाश से, ठीक है। 15 को उसका डेफर आ गया नेक्स्ट इनटेक के लिए। डेकिन का आया, डेकिन वालों ने मेरे को मैंने मोनाश के साथ कंटिन्यू की क्योंकि मोनाश की फ़ीस आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने मोनाश के साथ जाने का फैसला नहीं लिया, मैं गया डेकिन के साथ। डेकिन वालों ने मेरे को 2 महीने तक इंटरव्यू कॉल के लिए बिठाया, अगस्त सितंबर, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, 2 महीने तक। इतना पेशेंस, मतलब इतना दिमाग टूट रहा था मेरा। फिर मैं बैठा, फिर उनका इंटरव्यू कॉल आया, इंटरव्यू पे फेल कर दिया भाई, नो कर दिया। मेरा लिटरली ऐसा दिमाग हुआ कि क्यों मुझे नहीं जाना बाहर, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं आ रहे, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं यार, पेशेंस, वही अपने आप को मोटिवेट करके रखा। फिर मैंने एट द एंड फैसला लिया मोनाश में जाने के लिए। मैंने कहा नहीं, अब जाना है, बनाना है करियर, मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे, फीस निकालेंगे चाहे कितनी भी हो, अगर जाएंगे अब मोनाश में ही, क्योंकि अब अपने पास ऑप्शन ही नहीं थे। फिर मैंने मोनाश में अप्लाई किया। मोनाश में मेरा सब कुछ क्लियर था क्योंकि जो मेरी एजेंट थी श्वेता मैम, वेरी ग्रेटफुल टू हर, उन्होंने मेरे को साथ ही साथ बहुत अच्छा गाइड किया कि हम इसका प्रोसेस साथ में लेके चलते हैं। फीस, GT VT सब मैम ने साथ ही डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिए थे उसके, तो उसका सब क्लियर था, बस मेरे को फीस डालनी थी। फिर जैसे ही मेरा उस दिन कैंसिल हुआ, मैंने भाई कर दिया अपना अप्लाई मोनाश के लिए, ठीक है। मोनाश के लिए मैंने अप्लाई किया, मेरी फीस जमा करी मैंने, ठीक है। $10,000 कुछ फीस जमा हुई, 5,000 का इंश्योरेंस था और 3-4 हज़ार का इंश्योरेंस था, 14,000 मैंने कुछ फीस जमा की टोटल मिला के। फिर मेरी COE लोगों की 2 दिन में आ जाती है, मेरी 1-2 हफ्तों में आई। इतना पेशेंस, मतलब हर चीज़ में वेट हो रहा था। फिर उसके बाद मेरा मेडिकल हुआ। आप यकीन नहीं मानोगे, मेडिकल में 6,500 रुपये लगते हैं। अब मेरे यहाँ पे एक्सरे में कुछ आ गया मशीन में गलत, उनकी गलती से। उस एक्सरे को मेरे को कराने के लिए फिर मैक्स साकेत जाना पड़ा, लाजपत में होता है वैसे मेडिकल, आप दिल्ली में कराते हो तो। फिर मैक्स साकेत जाना पड़ा, वहाँ पे मेरे को अंदर मशीन के अंदर पूरा अल्ट्रा स्कैनिंग, मतलब जो स्कैनिंग होती है अंदर जाके, है ना, मैं भूल गया उसको क्या कहते हैं। फिर वो हुई, उसमें मेरा टोटल खर्चा भाई 20-30 हज़ार ऊपर से आ गया। मेरा खर्चा भी आया, टेंशन भी आई, और अगर कुछ होता बाई चांस तो वो उसका ट्रीटमेंट होता 2-3 महीने और लग जाते, जबकि कुछ था नहीं। मेरे को भी पता था कि कुछ है नहीं, इनकी कुछ है दिक्कत, क्योंकि मेरे को आज तक कोई फील नहीं हुआ, और वही चीज़ निकली, कुछ था नहीं। चलो कोई नहीं, टाइम लगा, वो भी चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। मेडिकल हो गया। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने फाइल लॉन्च कराने से पहले मेडिकल करा लिया। आप भी, अभी मेरे टाइम पे ये रूल आया था कि आप ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल लॉन्च कराने से पहले मेडिकल करा सकते हो, तो मेडिकल ध्यान से करा लेना, ताकि आपकी फ़ाइल जब लॉन्च हो, मेडिकल में ही सबसे बाद में आती है, फिर फाइल का वीज़ा आता है, ठीक है, मतलब फाइल का डिसीजन आता है। तो आप मेडिकल के साथ अगर भेजोगे तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि मेरा यही हुआ था, मैंने मेडिकल पहले ही करा लिया था। फिर मेरा सब कुछ फाइल रेडी थी। फिर मैं ऋषिकेश गया था शादी में, एक फ़ाइल लॉन्च होनी थी उससे 2 दिन पहले, है ना,
किसी वजह से कोई डॉक्यूमेंट शायद रह गया था तो लॉन्च नहीं हो पाई। फिर 2 दिन बाद मैं मैम को डायरेक्ट कॉल कर रहा था क्योंकि भाई पेशेंस अब बुक हो ही चुका था ऑलमोस्ट। फैब में आइल्स किया, जुलाई में ऑफ़र लेटर आया, फिर नवंबर में मेरी फ़ाइल लगी। ठीक है, 5 नवंबर को मेरे को याद है, 5 नवंबर को मेरी फ़ाइल लगी और 3 नवंबर को लगने वाली थी, बट कुछ वजह से 3 को टल गई, 4 को टल गई। फिर मैं मैम को कॉल पे मैंने बहुत परेशान किया अपने एजेंट को, मैम को, मैम क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। मैम कह हाँ कर रहे हैं। फिर 5 तारीख को मैं गया था नहाने तैयार होने, क्योंकि मैं शादी में गया था, तब मेरे को कॉल आया। 15 मिस कॉल है मैम की। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, डर गया पहले की, क्योंकि अब एकदम वीज़ा का तो मैं सोच नहीं सकता कि हाथों हाथ वीज़ा का। मैम कह रहे हैं मतलब मैम का फ़ोन आया, अब तुम्हारा वीज़ा आ गया। भाई लिटरली मेरे आंसू निकल गए, क्योंकि यार मैंने साल लगा दिया इसके पीछे, और भगवान देखता है भाई, मेहनत देखता है, पूरी मेहनत भगवान ने देखी, और मेरा विद इन अ सेकेंड फाइल लॉन्च होते ही वीज़ा आ गया मोनाश का। ये मोनाश की भी बाबर है, क्योंकि लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, मोनाश टॉप यूनिवर्सिटी में से है। तो आप भी अगर यूनिवर्सिटी टॉप की लेके आओगे तो वीज़ा की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या, मोनाश से ऑफर लेटर आया, नवंबर में आया, फैब इनटेक था। उसके 10 दिन बाद मैंने अपनी फ़्लाइट की टिकट करा ली। नवंबर में 18 नवंबर को मैं यहाँ लैंड किया। अब मेरे को ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं, बस चल रहा है भाई। चीज़ें काफ़ी मतलब जितना सोच के आते हो आप इंडिया से सोचते हो ना, उतनी चीज़ें बदलती नहीं है, बट ये पेशेंस से काम करते रहो, चीज़ें बदलेंगी, है ना। अपने आप को हिम्मत देते रहो। और यहाँ पे भी आप सोचोगे कि लाइफ अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको काम करना है, सर्वाइव करना है, एक फ़ाइट हो जाएगी, बट ये है कि आप एक्सप्लोर करोगे, टफ बनोगे लाइफ में आगे। ठीक है, इसलिए हमेशा यही कोशिश करनी है कि अपॉर्चुनिटी कोई भी आए ग्रैब कर लो। यहाँ पे भी जिस दिन पैर रखो, इंडिया में भी हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी हार नहीं माननी, लगे रहना, जैसे मैं लगा रहा था। तो भाई ये मेरी वीज़ा की हिस्ट्री थी। ठीक है, होपफुली यू लाइक इट, और आपको भी इससे मोटिवेशन मिला होगा कि पेशेंस रखना कितना ज़रूरी है। पेशेंस रखोगे, टाइम निकल जाएगा, क्योंकि टाइम कभी नहीं रुकता, चलता रहेगा चलता रहेगा। आप टूटोगे, गिरोगे, सब होगा, टाइम कभी नहीं रुकेगा, बस आपको हिम्मत बना के रखनी है। ठीक है, लगे रहो भाइयों, मिलते हैं मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी आओगे आप बिल्कुल मिलेंगे। ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहो, चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आप भी मेरी फैमिली का पार्ट बन सको, और ऐसे ही प्यार देते रहो। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।